आपने हनुमान जी की बात की, तो हनुमान पार्टियों को बोना साबित करके हमेशा निर्दलीय निर्दलीय भी जीते। जिस आपने भी अनेकों आंदोलन किए हैं। आप जो दर्द के अंदर रहता है वो ही उनके दर्द को समझ सकता है। तो ये सारी चीजें मिली भगत के कारण, प्रशासनिक लापरवाही के कारण है। सरकार के नाक में नकेल डालकर हमें दूर नहीं, जब नेताओं को लोग सड़क पे भगा भगा के पीटेंगे। शिक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आप शिक्षा पढ़ के एसडीएम बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, वहां के चुना हुआ जनप्रतिनिधि तो महिला है। कभी ग्राम पंचायतों की मीटिंग के अंदर उनको आने से रोका जाता है कि महिलाओं का विकास हो। किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले नेता यहाँ पूर्ण रूप से खारिज हुए। किसानों की जमीन की नीलामी की, फिर हम उसको फोटो खींच के फेसबुक पे डालें और बताएं। लेकिन इन नेताओं की मिली भगत के कारण लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि ये उससे करोड़ों रुपए का नुकसान श्री डूंगरगढ़ के किसानों को हुआ, लेकिन फिर भी कोई नेता नहीं बोले। इस पर हो सकता है लड़ते लड़ते हमारी जान भी चली जाए, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, चाहे और खासकर युवाओं को, और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन पे कब्जा करें, चाहे। लेकिन बीकानेर जिला का एक भी बड़ा नेता हमारे साथ में धरने पर नहीं आया, और हमारे रामेश्वर डूडी इन हो रहा है। तो बीकानेर जिले के अंदर जो ये बड़े नेताओं के नाम पर जो शोषण की, बीकानेर जिले की पुलिस ने हमें बीकानेर बाईपास पर रोका। 1 महीने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाक के नीचे बड़े नेताओं का नाम, जो चोरियां नीचे के ठेकेदार करते हैं। देना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जो रोल मॉडल स्कॉर्पियो गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी ये मत देखें। आप तस्करी की तरफ, ये जो बदमाश है, गुंडे, जो डॉन है, तो मेरे जेल से जमानत मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो, उसे मिलोगे, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि सब लोग साठ गांठ रखना चाहते हैं, छुप छुप के दिल लगाते हैं। एनकाउंटर होने के बाद उनकी माँ और बाप का इंटरव्यू सुनो, जो ये गुंडा गैंग के नीचे अपराध की दुनिया से हट जाएं, अपराधियों को अपना आइडल नहीं माने। आप गोविंदराम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको धमकी मिल रही है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम अभी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें आज हम एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे आपको जो युवाओं के हक की बात करता है, किसानों की बात करता है, बालिकाओं की शिक्षा की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। जहाँ भी स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात होती है तो वो आगे अग्रिम पंक्ति में मिलता है। और बात करें किसानों की तो वहाँ अनेकों आंदोलन किए हैं उन्होंने। हम बात कर रहे हैं बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जन सेवक विवेक माचरा की। नमस्कार माचरा जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात में स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टीवी 24 के पूरे राजस्थान के दर्शकों को, नौजवानों को, आपसे जुड़ी हुई पूरी आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश भर के अंदर आप युवाओं की आवाज़ को प्रदेश की और राष्ट्र की सरकारों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं और जो आपने बीड़ा उठाया, उसके लिए आपके जैसे जो नौजवान हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जी, हम आपके बारे में शुरुआती सफ़र की बात करते हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर आज आप जिस ओहदे पर वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा श्री डूंगरगढ़ बाल भारती स्कूल विद्यालय के अंदर हुई, और मेरे पिताजी बार एसोसिएशन श्री डूंगरगढ़ के अध्यक्ष भी रहे और दीवानी फौजदारी की वकालत श्री डूंगरगढ़ के अंदर लंबे समय उन्होंने करी। और बचपन की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरी श्री डूंगरगढ़ ही हुई, और उसके बाद में बीकानेर के बाद में जयपुर, जो ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से किया। और लगातार हमेशा नौजवानों से, छात्रों से जुड़े रहे, और स्वास्थ्य की सेवाओं को, चूँकि हमारा परिवार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा रहा। मेरे दादाजी श्री डूंगरगढ़ में लंबे समय तक चिकित्सा अधिकारी रहे, और 1963 में उन्होंने MBBS किया, चिकित्सा अधिकारी रहे, परिवार कल्याण डिप्टी डायरेक्टर और CMHO रहे। तो स्वास्थ्य के माध्यम से हमारा परिवार जुड़ा रहा, तो मैंने चिकित्सा के क्षेत्र के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इसको चुना, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और हमेशा से, चूँकि हम किसान परिवार से जो लोग जयपुर जैसी जगह पर विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, तो उनके सामने हमेशा एक अलग तरह का, हमेशा परिस्थितियों के साथ में उनका डट का मुकाबला करने के लिए जो हौसला और जज्बा चाहिए,
वो हम लोग हमेशा नौजवान एक संगठन के रूप में रहे और चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से हमने शुरुआत करी। तो आप चिकित्सा के माध्यम से शुरुआत की थी, तो फिर राजनीति में कैसे आए? क्योंकि प्रदेश के जो हालात हैं और जिन परिस्थितियों के अंदर नौजवान किसान परिवार से गांव ढाणी के अंदर अंतिम छोर पर बैठे किसान का बेटा जब तक उन पदों पर नहीं पहुंचेगा जहां से देश के नीति निर्धारण होते हैं, तब तक गांव ग्वाड़ का और किसान का और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। हमने देखा कि किन हालातों के अंदर गांव से आने वाले मरीज परेशान होते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल चाहे कितनी बड़ी बना दें, साधन और संसाधन चाहे कितने भी लगा दें, लेकिन जब तक गांव ढाणी से लड़का निकलकर और नेतृत्व के पदों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक चाहे साधन और संसाधन कितने भी हों, ग्रामीणों को, किसानों को उसका सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो गांव से आने वाले मरीज, चूँकि मैं 7 साल तक जयपुर रहा, तो प्रत्येक परिस्थिति हमने देखा किसानों को बड़ी विकट समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो उस समय हमने ठानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांव-गांव जाकर एक अलग जगह कर मजबूती से किसान परिवारों को, किसान के नौजवानों को एक राजनीतिक चेतना के माध्यम से उनके हकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर लंबे समय तक यूनियन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा और हमेशा जब तक छात्र जीवन से जुड़े रहे, पूरे प्रदेश से आने वाले नौजवानों का, किसानों का और बढ़ चढ़कर हमेशा उनके साथ में खड़े रहे। और इसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज नौजवान हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी प्रत्येक तकलीफ के अंदर उनके साथ में मैं खड़ा रहता हूँ। आपने छात्र जीवन की बात की, तो आप छात्र जीवन में लंबे समय तक एनएसयूआई से रहे हो। एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की एक स्टूडेंट विंग है, उसमें आप बड़े पदों पे भी रहे हो प्रदेश लेवल पे। तो क्या कारण है कि उसकी विचारधारा को छोड़ के आपने रालोपा की विचारधारा को धारण किया? जो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे आने वाले हजारों लाखों नौजवान जिनकी विचारधारा सिर्फ एक ही है कि किसान के हक और सम्मान के लिए कौन बात करता है। हाँ, बिल्कुल, मैं एनएसयूआई के अंदर रहा लंबे समय तक। मैंने राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चुनाव भी लड़ा, लंबे समय तक बीकानेर के अंदर प्रभारी भी रहा और एनएसयूआई के साथ में जुड़कर हमारा ये उद्देश्य था कि नौजवानों को संगठित करके किस प्रकार से प्रदेश स्तर तक उनकी आवाज़ को बुलंद करें। हमने छात्रों की स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी मुहिम चलाई और उस वक्त भी, क्योंकि ये लंबा सिस्टम था, पेपर लीक प्रकरण से लेकर हम हमेशा सड़कों पर रहे, विश्वविद्यालयों की और प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही खिलाफ लड़े। लेकिन एक वक्त के बाद में लगा कि सत्ता के शीर्ष के अंदर और संगठन के शीर्ष के अंदर बैठे जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे सीधा संवाद उनका नहीं था। तो उस विषय के अंदर और राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों और जवानों की मजबूत आवाज़ बन के उभरे। तो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़कर हमने इस मुहिम को आगे चलाया और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर राजस्थान के नौजवानों और किसानों को जागृत करने का काम, इस मुहिम को हमने हमारा जीवन बनाया। आपने हनुमान जी की बात की, तो हनुमान जी तीसरे मोर्चे की बात करते हैं हमेशा से, लेकिन वो अभी धीरे धीरे मारवाड़ से शेखावाटी समाज इधर राजस्थान में अलग जगह रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में रालोपा पूरे प्रदेश भर में तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित हो पाएगी? देखिए, मेहनत के बल पे इस देश के अंदर, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है, देश की आज़ादी के अंदर भी फांसी के फंदे को भगत सिंह ने चूमा और 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए वो न्यौछावर हुए। तो ये नौजवानों का देश है और नौजवान गुलामी पसंद नहीं करता, नौजवान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले को पसंद करता है। और पूरे प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर जहाँ भी अपराध हुआ, जहाँ भी शोषण हुआ, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ, जहाँ भी किसान, मजदूर, आम नागरिक, व्यापारी, नौजवान, छात्र छात्राओं के हकों के साथ में कुठाराघात हुआ, हनुमान जी और पूरी टीम डट के उनके साथ में खड़ी रही और उनके हकों के लिए प्रयासरत थी, है और रहेगी। और उसके लिए हम पूरे प्रदेश के युवाओं की, किसानों की तरफ से उनको साधुवाद देते हैं। और यकीन मानिए, निश्चित तौर पर आज नौजवानों ने ठाना है कि किसी भी दलगत राजनीति और पार्टी के पीछे नहीं है, मेहनत के पीछे, जज्बे और जोश और जुनून के पीछे। यही कारण आप देखिए कि हनुमान जी जिस क्षेत्र से निकल के, राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और पार्टियों को बोना साबित करके हमेशा निर्दलीय भी जीते, जिस पार्टी में रहे उस पार्टी से भी जीते और खुद की पार्टी बना के जीते, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया था, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, और उनके व्यक्तिगत संपर्क हुए और लोगों के उन सुख दुख के अंदर साथ रहे, तो जनता ने उन पर विश्वास किया। तो आज नौजवानों ने और किसानों को पता है कि दुख के अंदर उनके साथ में कौन खड़ा रहता है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी
ये परिदृश्य आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पूर्ण रूप से नकारा साबित होंगे, क्योंकि उनके नेता क्षेत्र के अंदर काम नहीं कर रहे, आम जनता से जुड़ाव नहीं है। तो जो क्षेत्र के अंदर आम जनता से जुड़ाव होगा, प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख के अंदर साथ होगा, उस परिवर्तन के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूती विकल्प के रूप में उभरेगी। माचरा जी, जैसे आप आंदोलन की बात कर रहे थे हनुमान जी की, और आप क्षेत्रीय नेताओं की बात करें, तो आप जिस क्षेत्र से आते हो, डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ पे आपने भी अनेकों आंदोलन किए हैं। आपकी बात करें तो लगातार आप सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि आप हर महीने में 2-3 आंदोलन तो होते रहते हैं आपके। तो क्या कारण है कि वहाँ पे इतने आंदोलन क्यों होती है? वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर और विधानसभा स्तर पे गांवों के अंदर बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं कभी एक के बाद एक आती रहती है। तो प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हम वहाँ खड़े रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से अगर हमें वार्ता करनी पड़ती है या उच्च स्तर पर जो मंत्रालय स्तर पर या सचिवालय स्तर पर बात करनी होती है, तो वहाँ पर हम हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है आज श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये सिंचाई के क्षेत्र से जुड़ा है, ये ट्यूबवेल आधारित कृषि क्षेत्र है और एशिया की 70% मूंगफली का उत्पादन श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से होता है। तो बिजली की सबसे जो मारामारी है अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर, जो प्रदेश की सरकार और राष्ट्र की सरकारों के माध्यम से जो कोयले के नाम पर इलाके के अंदर किसानों की बिजली कटौती की गई, उससे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। और जो दर्द के अंदर रहता है वो ही उनके दर्द को समझ सकता है। तो प्रत्येक गांव के अंदर बिजली की कटौती के कारण किसान परिवारों को बहुत दुख और दर्द झेलना पड़ा। यही हालात पानी की समस्या को लेकर है पूरे। अभी जैसे मुख्यमंत्री का जो पीछे हमारे बीकानेर के अंदर जन सुनवाई हुई थी, उसमें उनको माला पहनाने का और वो चल रहा था कंपटीशन, उस वक्त भी हम लोग नौजवान और किसान वहाँ पे सर्किट हाउस के अंदर जाकर हमने जन सुनवाई की। जब उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो हम सर्किट हाउस की दीवार पर चढ़कर मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री जी, सिर्फ फोटो खिंचाने से काम नहीं होगा, आपको श्री डूंगरगढ़ की समस्याओं को सुनना होगा। तब उन्होंने हमें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और हमने पानी की ज्वलंत समस्या को रखा कि गाँव के अंदर किस प्रकार से जलदाय विभाग के अधिकारी और जलदाय विभाग के मंत्री और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण सरकार का जो पैसा आ रहा है वो पूर्ण रूप से व्यर्थ जा रहा है। हर गांव के अंदर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर पानी की मोटर खराब हो रही है, कहीं पे केबल खराब पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मिलीभगत के कारण, प्रशासनिक लापरवाही के कारण गांव के किसानों को सामना करनी पड़ रही है। तो पानी की विकट समस्या शहरी, हमारे श्री डूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो 41 वार्ड है, किसी भी वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई निरंतर और सुचारू रूप से नहीं है। इसके लिए हमारी मांगे हमेशा वार्ड वाइज और गांव वाइज जारी रहती है। हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही हमें सूचना मिले उस गांव की समस्या को, उस मोहल्ले की समस्याओं को तत्काल रूप से सुचारू रूप से शुरू किया जाए। और शिक्षा के अंदर भी आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी इसी से सत्र के अंदर हमारे कन्या महाविद्यालय, जो हमारी लंबे समय से हमारी मांग थी नौजवानों की, जिसके लिए हमने कई बार ज्ञापन प्रदर्शन और धरने किए, और वहाँ भी शिक्षा की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। और आर्मी, क्योंकि अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एहतराम गोदारा श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और बीकानेर जिले के प्रदेश के गौरव हैं। उस इलाके से नौजवान आते हैं, तो आर्मी, डिफेंस और पुलिस की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या के अंदर नौजवान हैं। लेकिन हमारे बार बार मांग करने के बावजूद भी ये प्रदेश की सरकार गांवों के अंदर राज्य स्तर की, हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर राज्य स्तर का खेल के स्टेडियम की हमारी मांग है, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें, नौजवान तैयारी कर सकें। तो नौजवानों के लिए भी विकास का और खेल के लिए कुछ प्रकार सिर्फ मैच घोषणाएं होती है, लेकिन नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक आक्रोश के रूप में हमेशा प्रत्येक जगह पर प्रत्येक किसान और जवान के मन और दिल के अंदर हमेशा रहती है। वो आक्रोश जब फूट जाता है, जब हमारे हक की बात करते हैं, तो उससे प्रशासन भी हमसे नाराज़ होता है, सत्ताधारी लोग भी नाराज़ होते हैं और जो नेता है वो भी नाराज़ होता है। क्योंकि नेता नहीं चाहते, राजनेता कभी नहीं चाहते कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर एसपी बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने। क्योंकि अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर, एसपी, आईएएस बनेंगे, थानेदार बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे और जज बनेंगे, तो इन नेताओं की दरी बिछाने वाले नौजवान गाँवों में नहीं मिलेंगे। आर्मी, डिफेंस के अंदर और पुलिस के अंदर जब बड़े अधिकारी गाँव से लगेंगे, तो लंबे समय तक जो कांग्रेस और भाजपा के जो नेता रहे, उनकी ये रणनीति रही कि शिक्षा से इस क्षेत्र को दूर रखा जाए। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद भी है कि आज के समय के अंदर, चाहे सिविल सर्विस, अभी हमारे क्षेत्र के अंदर जो सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की और जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो भर्तियां, उसके लिए अधिक से अधिक हमने प्रयास किया कि नौजवानों को जुड़े।
पीएमटी आईआईटी की तैयारी करने के लिए, एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए नौजवानों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। एयरफोर्स की, नेवी की तैयारी करने के लिए तमाम वो भर्तियाँ जहाँ पे पहुँच के देश की सेवा और समाज की सेवा, परिवार को बुलंद किया जा सके, उनकी तरफ नौजवानों को उन्मुख करने का हमारा लक्ष्य रहता है। उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और चाहे सरकार के नाक में नकेल डालकर हमें नौजवानों के लिए लड़ना पड़े। अभी जैसे आर्मी भर्ती पिछले 2 सालों से नहीं हो रही और लंबे समय से हजारों नौजवान हमारे क्षेत्र के आर्मी भर्ती के इंतजार कर रहे हैं और हमने कई बार ज्ञापन किया, प्रदर्शन किया और रैलियां भी करी, सरकार का ध्यान इंगित कराने की हमने कोशिश करी, लेकिन अभी तक सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार की लापरवाही इसी प्रकार चलती रही तो देखो नौजवानों का आंदोलन सड़क पे होगा और वो दिन दूर नहीं जब नेताओं को लोग सड़क पे भगा भगा के पीटेंगे। माचरा जी, अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बालिका शिक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आपके क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए, ये हमारी मूल धारणा है। मेरा हमेशा, चाहे मैं किसी भी कार्यक्रम में गया, चाहे कहीं भी जाता हूँ, मेरा हमेशा रहता है कि बालिकाओं के, हमारी बहनों के लिए, बहन बेटियों की शिक्षा के लिए सबसे अधिक मजबूती से हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। ये हमारा ध्येय है कि प्रत्येक गांव से, चाहे किसी भी गांव की बात हो, चाहे रेडी, बाना, ऊपनी, कल्याणसर, जाकासर, सादासर, नया गांव, उत्मामदेसर, कुचोर, आड़सर, मोमासर, मतलब सुदूर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर से बालिकाओं की शिक्षा की बढ़ोतरी हो और बालिका शिक्षा पढ़ के एसडीएम बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। हमारे क्षेत्र के अंदर मोटिवेशन के रूप में, जैसे अभी हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर एसडीएम के रूप में हमारी बहन कार्यरत है, पहले एसपी हमारे बीकानेर के अंदर महिला एसपी थी, तो वो हम सब लोगों के लिए मोटिवेशन, जो भी महिला अधिकारी आते हैं वो बालिकाओं के लिए भी मोटिवेशन है। और क्षेत्र के अंदर हमारा प्रयास रहता है कि बालिकाओं की अधिक से अधिक शिक्षा, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा से ही समृद्ध समाज बनेगा, समृद्ध परिवार बनेगा और समृद्ध इलाका बनेगा। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रत्येक विंग के अंदर बालिकाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी पूरी टीम, कहीं भी प्रतिभावान बालक बालिकाएं हमें मिलते हैं, उनके लिए हम प्रयास रहते हैं। और महिलाओं के सम्मान के लिए आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के हकों के साथ में जो कुठाराघात हो रहा है, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, और ये महिला मातृशक्ति, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विचरण करने आते हैं। तो महिलाओं के सम्मान के लिए हम बढ़ चढ़कर हमेशा प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि पूरे परिवार के पालन पोषण के साथ में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जो काम होता है एक महिला के कंधे पे होता है, पूरे परिवार को चलाना। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं अपने दुख को, अपने दर्द को अपने हृदय के अंदर समेटे रखते हैं और परिवार को उस चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं कि वो किस दर्द और दुख से निकल रहे हैं। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष कैंप राजस्थान सरकार चलाए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, उनको उनकी सेहत के प्रति जो जागरूक करें, उसके लिए अधिक से अधिक संख्या के अंदर कैंप लगाए जाएं, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाया जाए। देखिए, जो आज की बालिकाएं वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं जो शिक्षा से वंचित रह गई किन्हीं कारणों से, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी विडंबना जो आपने पूछा, मुझे हमेशा मेरे जहन के अंदर रहती है कि प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें महिलाओं के सम्मान की और महिला के समानता की बात जरूर करती है, लेकिन चाहे आप किसी भी स्तर पर देखें, चाहे ग्राम पंचायत पर देखें, चाहे पंचायत समिति के अंदर देखें, वहाँ के चुना हुआ जनप्रतिनिधि तो महिला है, चुने हुए जनप्रतिनिधि महिला है, लेकिन वो कभी पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे, कभी ग्राम पंचायतों की मीटिंग के अंदर उनको आने से रोका जाता है या वो नहीं आते। महिला, अगर किसी सीट पर अगर कोई महिला जीती हुई है, महिला पर ग्रामीणों ने, जनता ने विश्वास किया, तो उस महिला को मीटिंग के अंदर, महिला जो जनप्रतिनिधि है उनको आगे आकर सारा काम संभालना चाहिए। इस बात पर विशेष सरकार और प्रशासन भी ध्यान दे, क्योंकि जब एक महिला जनप्रतिनिधि गांव की गुहार के अंदर पूरे प्रशासन के सामने महिला जनप्रतिनिधि गांव की मुख्य प्रमुख कुर्सी पे बैठेगी, उससे महिलाओं के अंदर मान सम्मान और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, महिलाओं के आत्मविश्वास के माध्यम से ही इस देश का और प्रदेश का भला होगा। तो हमारी ये मूल चेष्टा रहती है कि महिलाओं का विकास हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। और एक मैं बार बार हमेशा हमारी राजस्थान सरकार से मांग रहती है कि महिलाओं के लिए जो कुटीर उद्योग की, लघु और कुटीर उद्योग की जो योजनाएं महज कागज के अंदर सिमटी है और जिनके नाम पे पैसे जो दूसरे लोग उठा लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उठा लेते हैं, तो गांवों के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की जो योजनाएं, चाहे वो सिलाई के माध्यम से हो, चाहे वो
अन्य जो उत्पादन के माध्यम से हो, चाहे मिनी जो लघु उद्योग है, उन उद्योगों को गांव गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि महिलाओं का संबल हो। गांवों के अंदर महिलाओं के लिए अलग से बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए महिलाओं के, क्योंकि हम देखते हैं जो विकसित राज्य हैं, चाहे आप कर्नाटक की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, वहाँ पे महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं। वो महिलाएं गांव की कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी मीटिंगें होती है। हमारे यहाँ तो स्थिति है कि चाहे आंगनबाड़ी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, चाहे गर्भावस्था के अंदर बात करें, और आज महिलाओं के इस आज के समय के अंदर हमारे श्री डूंगरगढ़ जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ गर्भावस्था के अंदर भी जो भी इतनी दिक्कतें आती है महिलाओं के, माताओं बहनों के सामने, कि उनको डिलीवरी के लिए बीकानेर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लगते हैं। तो एक तरफ सरकार खोखली योजनाएं बताती है, और दूसरी तरफ महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूर्ण रूप से शून्य हो चुका है। तो हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए, बालिकाओं के, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए और उनके विकास के लिए एक मजबूत तरीके से काम करेंगे, और नारियों के सम्मान के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, और गाँव गाँव ढाणी ढाणी अलग जगाएंगे। माचरा जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ किसानों का गढ़ कहा जाता है, तो वहाँ किसानों के सम्मान के लिए आपके क्या एजेंडे रहेंगे? चूंकि पूरे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचित होने के साथ साथ में वीरानी इलाका भी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत है, चाहे जाड़पसर से लेकर और गांव के सुदूर जो गांव है वहाँ पे वीरानी इलाका भी बहुत है। तो हमारे क्षेत्र के अंदर 3 स्तर पे कुठाराघात किसानों के साथ में हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी किसान नेता रहे, भाषणों के अंदर जो किसानों की बात जरूर करते हैं, भाषणों के अंदर किसानों का नाम लेते हैं, किसान के नाम पे राजनीति यहाँ जरूर होती है, लेकिन 3 जो मानक पैमाने थे, उन तीनों पैमानों पर किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले नेता यहाँ पूर्ण रूप से खारिज हुए। और इस चीज़ का मेरे मन के अंदर हमेशा दुख भी रहता है। सबसे पहला कि यहाँ पे जैसे ट्यूबवेल के नाम पे, ट्यूबवेल के हिसाब से जब ट्यूबवेल की खेती शुरू हुई, उस वक्त जो गरीब तबके के जो लोग थे उनके साथ में एक बड़ा शोषण षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा हुआ। उनकी ज़मीनों का कागज लिए गए, और बैंक और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से साठगांठ करके ऐसी परिस्थिति पैदा कर गई कि आज वो जो गरीब तबके के जो लोग थे जिन्होंने ट्यूबवेल कराए, आज उनकी 3,500 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की नीलामी की फाइलें श्री डूंगरगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास में और बैंकों में पड़ी है। और विधानसभा के अंदर हम बार बार हमारी ये मांग रहती है कि आप किसानों की नीलामी को निरस्त कराएं, किसानों को इस ऋण से, क्योंकि एक प्रकार का किसान ने, किसी ने 4 लाख का लोन लिया, आज वो 18 लाख रुपए का लोन बन चुका है। तो किसानों की जो ये आत्महत्याएं, ऋण मुक्त जो मांग है, या इस प्रकार के बैंक सेटलमेंट करें जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ, कुठाराघात हुआ, जिनको धोखे में रखकर जिस प्रकार से लोन के माध्यम से बैंकों ने उनको एक चक्कर के अंदर फंसाया। आज श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किसान इस कुचक्कर के अंदर फंसे हैं। इसके लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर यहाँ के किसान नेताओं ने कभी आवाज नहीं उठाई। है सबसे बड़ा किसानों के लिए एक पीड़ा का विषय। दूसरा, चूंकि चाहे आप ओलावृष्टि की बात करो, चाहे टिड्डी के प्रकोप की बात करो, चाहे अतिवृष्टि की बात करो, चाहे बरसात बेमौसम बरसात की बात करो, और या सिंचित जो हमारा ट्यूबवेल का पानी नीचे चले जाना, भूजल स्तर गिरने की बात करें, यहाँ पे किसानों को प्रत्येक बार फसल के अंदर बहुत भारी नुकसान होता है, और करोड़ों अरबों रुपए का प्रीमियम फसल बीमा के नाम पर श्री डूंगरगढ़ के किसानों द्वारा लिया जाता है, बैंकों द्वारा उनसे लिया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है। लेकिन फसल बीमा मुआवजे के नाम पे जब किसान की फसल जब बर्बाद होती है तो उस मुआवजे के नाम पे किसी को 1200 रुपए, किसी को 1500, किसी को 15,000, 20,000 और लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा से वंचित रखा जाता है। और इसके अंदर तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी इन बीमा कंपनियों के साथ में जो सांठगांठ है वो जग जाहिर है। ये पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। हमारे जो नज़दीकी क्षेत्र है, सरदार शहरों, नौरो, भादराव, वहाँ पे लोगों को इस चीज़ का फायदा मिल रहा है। लेकिन जो फसल बीमा के नाम पे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो किसान हैं वो आज भी इससे वंचित हैं। और इसके लिए हमने बार बार मुहिम जगाई। पिछली बार भी फसल बीमा के नाम पे हमने इस आंदोलन को चला के और गांव-गांव हमने लोगों को जागरूक किया कि आप फसल बीमा के माध्यम से और किसानों को बीमा कंपनियां पूरा मुआवजा दे। लेकिन एक संगठित गिरोह के रूप में काम करता है। हमने जिला कलेक्टर, जब पिछला जिला कलेक्टर था उसके अंदर हमने बीमा कंपनियों और बैंकों के साथ में मीटिंग करी, लोगों को, प्रतिनिधियों को, और उनको अवगत कराया। बार बार हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पे और जो हमारे गांव
जो नोखा पंचायत समिति के जो हमारे गांव जो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ में सम्मिलित हैं, उनके चाहे आप कुचौर करो चाहे सादासर करो, उन गांवों के अंदर फसल बीमा का कार्यालय निश्चित रूप से होना चाहिए। ये मैं लगातार कम से कम 10 बार मुख्यमंत्री को दे चुका हूं, संबंधित मंत्री को दे चुका हूं, जिला कलेक्टर को दे चुका हूं, कलेक्टर की जन सुनवाई के अंदर दे चुका हूं। लेकिन तमाम ये जो सिस्टम है ये पूरा एक नेक्सस बन चुका है, एक संगठित गिरोह बन चुका है, जहां पर किसानों के साथ में पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है। और तीसरा जो मुख्य रूप से है, क्योंकि पिछले 10 सालों से श्री डूंगरगढ़ के गांवों के अंदर 750 करोड़ की नहरी पानी की योजना लंबित पड़ी है, उनकी वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है, अंतिम पायदान पर है। लेकिन नेताओं की सांठगांठ के कारण और नेताओं की नीयत के अंदर चूंकि सच नहीं है किसानों के प्रति, तो वो जो गांवों की नहरी पानी की जो योजना है वो फाइलों के अंदर दबी पड़ी है। आज गांवों के अंदर ट्यूबवेल, मोटर और केबल के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो नहरी पानी की 750 करोड़ की योजनाएं क्षेत्र के अंदर अगर राजस्थान सरकार ला दे तो गांवों के अंदर पानी की विकट समस्या, काफी बड़े स्तर तक समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये नेता चाहते हैं कि गांवों के अंदर पानी का संकट बना रहे, ट्यूबवेल का संकट बना रहे, मोटर और केबल खराब होती रहे, बार बार गांव से 20-20, 50-50 आदमी पिकअप में बैठकर हमारे साथ में आए, हमारे पास में बैठे रहे, हमारे ऑफिस की शोभा बढ़ाएं, फिर हम उसको फोटो खींच के फेसबुक पे डालें और बताएं कि हमने फलाने गांव की समस्या का समाधान किया। तो ये इनकी छोटी सोच के कारण किसानों को बड़े स्तर पर परेशान होना पड़ रहा है। और जो मुख्य चौथी जो समस्या है कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर भूजल स्तर गिरता जा रहा है, ट्यूबवेल सिंचाई जो क्षेत्र है वो भी आज काफ़ी निचले स्तर पे पानी के कगार है। और वीरानी जो क्षेत्र है गांवों के अंदर वो बड़े विकट हालात के अंदर है। तो नहरी पानी की सिंचाई के लिए नहरी क्षेत्र की यहाँ की बड़ी उम्मीद है और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ से आगे निकल के नागौर तक पानी चला गया। लेकिन आज भी इस क्षेत्र के अंदर नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। और फसल बीमा और जो ज्वलंत किसान से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे नेताओं की बार बार अवगत कराने के बाद में, चूंकि ये विधानसभा स्तर का मामला है, हम सड़क पर लड़ सकें, अधिकारियों को ज्ञापन दे सकते हैं, बार बार भीड़ करके प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जहां से कानून बनता है विधानसभा स्तर का मामला है, वहां पर इस विषय के अंदर कोई। और किसानों के शोषण के लिए बताऊं मैं आपको, निजी कंपनियों की खेतों के माध्यम से निजी कंपनियों के जो ये पोल निकलते हैं बिजली के प्राइवेटाइजेशन के अंदर, उन पोलों का जो उचित मुआवजा होता है कि 4-4, 5-5 लाख रुपए उनका जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा बीमा कंपनियां नहीं देती। आज से 1-1.5 साल पहले भी जैसे हमें सूचना मिली, हमने गांव के अंदर उन टावरों को रुकवाया, लंबा प्रयास किया। हमने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम किसान नेताओं को और बीकानेर जिले के और क्षेत्रीय नेताओं को कहा कि इस मुद्दे के अंदर एकजुट होकर आप आए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। लेकिन किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस मुहिम के अंदर जो नेताओं के शामिल न होने के कारण और उनके अनीतिगत आचरण के कारण और बड़े स्तर के जो नेता इन कंपनियों के साथ में मिले होने के कारण फिर भी हमने प्रयास करके काफी हद तक किसानों को मुआवजा दिलाया। लेकिन इन नेताओं की मिलीभगत के कारण और जो बीकानेर का जिला प्रशासन भी से मिला हुआ था और हमारा स्थानीय प्रशासन भी काफी हद तक ठेकेदारों के साथ में मिला हुआ, तो किसानों को ये उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। अब भी हमारे इलाके के अंदर इस प्रकार की लाइनें निकल रही है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि ये घटनाएं इन सब चीजें जुड़ी हुई है। जो अतिवृष्टि के कारण श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि के कारण और टिड्डी के प्रकोप से जो नुकसान हुआ था, उस वक्त भी 80% मूंगफली का चारा खराब हो गया था और 60 से 70% मूंगफली का उत्पादन पूर्ण रूप से किसानों का नष्ट हुआ। लेकिन राजस्थान की विधानसभा और श्री डूंगरगढ़ के स्थानीय प्रशासन द्वारा उस जब फसल बीमा कंपनी ने 80% खराबा माना, लेकिन राजस्व विभाग ने और स्थानीय प्रशासन ने उस खराबे को 5% बढ़ाकर और आगे बीमा कंपनी को भेजा। उससे करोड़ों रुपए का नुकसान श्री डूंगरगढ़ के किसानों को हुआ, लेकिन फिर भी कोई नेता नहीं बोले। इस प्रकार के हालात बने तो अभी आमजन और किसान पूर्ण रूप से त्रस्त है। और उसके लिए और जो किसानों के साथ में जो अन्याय, जुल्म और शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोकने के लिए हम नौजवान जो शक्ति हमारी युवा टीम है वो हम भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। हो सकता है लड़ते लड़ते हमारी जान भी चली जाए, लेकिन किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में किसी को भी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की या कोई भी नेता हो, किसी भी नेता को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। पूरी मजबूती के साथ में हम लड़ेंगे, क्योंकि आज जनता ने देख लिया है। प्रत्येक स्तर पे आप देखें पूरे राजस्थान के अंदर नई पार्टियां होने के बावजूद भी लोग जिस प्रकार का जन समर्थन दे रहे हैं, वो इसीलिए कि लोग आज किसी पार्टी के पीछे नहीं है, जो मेहनत कर रहा है, जो नौजवानों से जुड़ा है, जो किसानों से जुड़ा है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी को जाति पाति, धर्म, क्षेत्र और गांव पूछे हुए, पार्टी पूछे हुए जो सब लोगों के बीच में खड़ा है, उनसे लोग जुड़ रहे हैं। और यही परिणाम है कि राजस्थान के अंदर हनुमान जी के नेतृत्व के अंदर प्रत्येक जगह पर नए विकल्प बनने जा रहे हैं। महाराज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से
प्रदेश की जनता और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, और खासकर ये युवाओं को? नौजवानों को आज का समय आप देखें, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के राह पे चलने वाले क्रांतिकारी लोग हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। आज के समय के सोशल मीडिया के इस युग के अंदर मैं इस मंच के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षित बने। आप सरकारी नौकरियों के माध्यम से अपने परिवार के मान सम्मान बढ़ाएं, परिवार का मान सम्मान करें, समाज का मान सम्मान करें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन पे कब्जा करें। चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी, चाहे हेल्थ सेक्टर से जुड़ी भर्तियां हो, चाहे रेलवे से जुड़ी भर्तियां हो, चाहे आर्मी हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर जगह पर नौजवान कोशिश करें कि प्रत्येक गांव से, चाहे मोमासर हो, आड़सर हो, जाड़पसर हो, लिखमीसर हो, प्रत्येक गांव से, ठुकरियासर से, तोड़ियासर से, जेतासर से, रीडी, बिग्गा, उपनी, प्रत्येक गांव से लोग निकलें, जाकासर से लोग निकलें। कोशिश करें कि इंदपालसर से लोग निकलें, धर्मास से निकलें, नौसरिया मिंगसरिया से निकलें, कुचौर से निकलें, सादासर से निकलें, नया गांव से निकलें, लालमदेसर से निकलें, सावतसर से निकलें, बनिया से निकलें, हर गांव से लोग निकलें। प्रत्येक गांव से कोशिश करें एक संगठित ग्रुप बना लें, शिक्षा के लिए ग्रुप बना लें, जो ग्रुप कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, पार्टियों के लिए बना रखे हैं, वैसे ग्रुप एक सरकारी नौकरियों के लिए एक जोरदार ग्रुप बना लें और 500 हजार के अंदर प्रत्येक नौकरी के अंदर श्री डूंगरगढ़ से लगे। ऐसा मेरा नौजवानों से मैं संदेश देना चाहता हूं। बालिकाओं के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर, चाहे आप दिव्या सोनी की बात करें, चाहे सपना सोनी की बात करें, जो अभी आरएस के अंदर जो हमारी 3 बेटियां क्षेत्र की सिलेक्ट हुई थी, और अभी आईएएस के अंदर भी बीकानेर जिले के अंदर जो प्रज्ञा चौधरी है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो संदेश दिया, तो बालिकाएं भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, भयंकर तरीके से मेहनत करें और कब्जा कर लें। चाहे पीबीएम, आज मेरे जो सोच है कि हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान हॉस्पिटल के अंदर उनकी देखरेख कब अच्छी होगी, जब गांवों से निकलकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज होगी, सब श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल की इंचार्ज होगी, तब बहनों का, माताओं का ये जो पूरी देखरेख होगी और उनका मान सम्मान बढ़ेगा। और किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये भोले, जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भोले किसान अपने ताकत को पहचानो और अपने मित्र को पहचानो, शत्रु को पहचानो। कौन आपके लिए बात कर रहा है? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर जो किसान और जवान के हक की बात कर रहा है, जो आपके खेत के सम्मान की बात कर रहा है, जो बिजली विभाग की दादागिरी और तानाशाही को खत्म करने की बात कर रहा है, जो जलदाय विभाग के हकों के लिए, आप लोगों के हकों के लिए लड़ रहा है, आप सब लोग संगठित होकर एक प्रयास के रूप में उस दिशा के अंदर चलें। आज के समय के अंदर पूरे बीकानेर जिले के अंदर मुझे बड़ा दुख होता है, आज जब पार्टियों के हालात देखें, जब राष्ट्र के अंदर भाजपा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस और विपक्ष के नाम पे जो किसानों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मैं संक्षेप में मेरी बात को कहना चाहता हूं, बीकानेर जिले के अंदर हमने रॉयल्टी का बहुत बड़ा आंदोलन किया। लगातार 1 महीने तक मैं खुद आंधी, बरसात, तूफान के अंदर ट्रक चालकों के साथ में बैठा रहा, लेकिन बीकानेर जिला का एक भी बड़ा नेता हमारे साथ में धरने पर नहीं आया, क्योंकि वो भंवर सिंह भाटी और हमारे रामेश्वर डूडी, इनके नाम पर जो बड़े बड़े, जो इनके नाम से जो चला रहे थे, उनके पास में रॉयल्टी का बड़ा ठेका था। और ट्रक चालकों के साथ में, ऑपरेटरों के साथ में रॉयल्टी के नाम पर एक ठेकेदार है पुष्पेंद्र नाम का, और इनका एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट रॉयल्टी के नाम पे अवैध वसूली करता है। और अभी हमारे गोविंद राम मेघवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने भी 1 महीने लाखूसर के अंदर उनके पास प्रतिनिधिमंडल गया, एक हड़ताल चली, धरना चला, लेकिन रॉयल्टी के अंदर प्रमोद जैन भाया मंत्री खुद मिले हुए हैं। ट्रक चालकों के साथ में शोषण हो रहा है, बजरी और जिप्सम के नाम पे अवैध खनन हो रहा है। तो बीकानेर जिले के अंदर जो ये बड़े नेताओं के नाम पर जो शोषण की दुकानें जो चल रही है, इसके प्रति भी नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। हमने लगातार 1 महीने संघर्ष किया, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री को हमने धरने पर रोका, कलेक्टर को हमने धरने पर बुलाया, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य को हमने ज्ञापन दिया, बीकानेर जिले की पुलिस ने हमें बीकानेर बाईपास पर रोका। 1 महीने तक हमने डूंगरगढ़ से लेकर बीकानेर तक धरना दिया और हमारी वार्ता हुई कि प्रत्येक चालक को 1500-1600 रुपए की जो रॉयल्टी के अंदर वो छूट दी जाएगी। वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात हुई और हमारे बीच में मध्यस्थता करने के लिए जो डीटीजी ग्रुप था, डूडी थर्ड वगैरह जो डीटीजी ग्रुप था, उसके वो एक पुष्पेंद्र जो ठेकेदार है, वो लोगों ने बैठ कर वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वार्ता हुई और वार्ता के 2 महीने बाद में वो लोग मुकर गए। तो इस प्रकार का भ्रष्ट जो प्रशासन और जो ये रॉयल्टी के नाम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाक के नीचे और भंवर सिंह भाटी और बड़े बड़े नेता जो हमारे जो रामेश्वर डूडी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी जो इसके अंदर है। तो हमारी ये मंशा है कि
बड़े नेता बड़े हृदय रखें और इस प्रकार के कामों के अंदर न पड़ के किसानों को एक बड़ा संदेश दे। ये हमारी मांग है कि रॉयल्टी के अंदर जो नाम पे जो ट्रक चालकों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ भी नेता खुद को दूर करें और रॉयल्टी के नाम पर अवैध लूट को बंद करें। नहीं तो ये परिणाम आने वाले समय के अंदर बड़ा गंभीर होगा। एक गुब्बारा फूटेगा जो इन नेताओं के शोषण के खिलाफ फूटेगा और इसके अंदर बड़े नेताओं का नाम, जो चोरियां नीचे के ठेकेदार करते हैं और बड़े नेताओं के जो इसके अंदर संरक्षण प्राप्त है, उनको सब लोगों को सावचेत होकर और जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए। ये मेरी इस चैनल के माध्यम से बात है। और अपराध के अंदर अभी आपने देखा होगा, युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जो रोल मॉडल जो युवा मान रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोई स्कॉर्पियो गाड़ी देखता है, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी देखता है तो युवा वैसा बनना चाहता है। आप स्कॉर्पियो गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी ये मत देखें, आप शिक्षा की तरफ देखें, आप सरकारी नौकरियों की तरफ देखें, आप ये तस्करी की तरफ, ये जो स्वयंभू महिमा मंडित जो बदमाश हैं, गुंडे जो डॉन हैं, उनसे आप बचें। आज के समय के अंदर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इस प्रकार की पोस्टर देखता हूँ कि फलाने प्रिय साथी को जो मेरे जेल से जमानत मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो। ये जो घटना है, ये मतलब हंसने की बात नहीं, ये बड़ी आने वाले समय के अंदर बड़ा दुख देगी समाज को और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। आप देखो, आप इतने मतलब लीडरों से मिलोगे, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि सब लोग साठ गांठ रखना चाहते हैं, मतलब उनको चाहते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, छुप छुप के उनसे मिलते हैं, छुप छुप के दिल लगाते हैं। तो ये चीज़ें युवाओं के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आप देखो किस प्रकार से अपराधियों के जो अपराधी और जब उनका एनकाउंटर होता है, आप उनके गाने मत सुनो, अपराधियों के बड़े जो अपराधी उनके गाने मत सुनो, उनके एनकाउंटर होने के बाद उनकी माँ और बाप का इंटरव्यू सुनो, तब आपको पता चलेगा उनके माँ और बाप क्या इंटरव्यू देते हैं कि आप अपराध के रास्ते पर नहीं जाएं, हमने हमारे बेटे को खो दिया है। आप इन चीज़ों से बचें। अपनी फेसबुक पोस्ट पे जो ये गुंडा गैंग के नीचे जो नाम लिखते हैं, इनको हटाएं नौजवान साथियों, नहीं तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये तो कब्जे के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, हफ्ता वसूली के माध्यम से, रॉयल्टी के माध्यम से बड़े बड़े अपने घर बना लेंगे, टोल के ठेके ले लेंगे और आप लोग अपने अपने गाँवों के अंदर लास्ट में आप और हम जैसे जो लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, और ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको मजबूती के साथ में कह रहा हूं कि नौजवानों, अपराध की दुनिया से हट जाएं। अपराधियों को अपना आइडल नहीं माने। आप आइडल मानो तो बीकानेर की आईएएस जो भी लड़की लगी है प्रज्ञा कुकना, उसको आप आइडल मानो। जो किसान परिवार से निकलकर देश के अंदर यूपीएससी के अंदर आईएएस के अंदर नाम किया है, उनको आप मानो। अगर आप आइडल मानो तो बीकानेर डूंगरगढ़ की बेटियों को मानो, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर जिन्होंने जो दिव्या सोनी, सपना सोनी जो इन्होंने आरएस बनी, इनको आप आइडल मानो। आप आइडल मानो तो बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चियां डॉक्टर लग रही उनको आप आइडल मानो। जो आप आइडियल मानो तो अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद एहतराम गोदारा, शहीद राकेश चोटिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी छाती पर 18-18, 19-19, 20-20 साल की उम्र के अंदर गोलियां खाई है, उनको आप आइडियल मानो। मुझे बड़ा दर्द होता है। तो ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के नौजवानों को ये संदेश है कि अपराध से दूर हो जाए, अपराधियों से दूर हो जाए। और जो इस प्रकार के प्रदेश के अंदर अभी हमारे, जिसमें कह रहा था गोविंद राम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको धमकी मिली है। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि जो धरातल पे, जमीन पे जो संघर्ष कर रहे जो लीडर हैं, जो मतलब विपरीत परिस्थिति, गोविंद राम जी मेघवाल, आप देखो कि पार्टियों को छोड़ के, भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, पार्टियों को छोड़कर खुद की मेहनत के बल पर जो लोग निकल रहे हैं और आज मंत्री हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का मतलब उनसे फिरौती मांगना तो बड़ा अपराध बढ़ता जा रहा है। इस विषय के अंदर राजस्थान सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कानून को, और इस पूरे अपराध के पीछे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ अगर कोई राजस्थान के अंदर बोल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, अभी मैं डिबेट के अंदर गया था जयपुर के अंदर, तभी हमने ये बात रखी कि अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व के अंदर हम सड़क पे लड़ रहे हैं, हमारी जान भी जाए, लेकिन हम नौजवानों के हकों के लिए, किसानों के हकों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई के अंदर नुकसान भी होता है। जो तराजू पे बैठ के, जो तोल मोल के जो राजनीति करते हैं, कई बार ऐसे आंदोलन आते हैं, जैसे अभी हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले जो गरीब गाड़े वाले थे, जो बड़े लगाते हैं, हमारे सूट सर के बड़े फेमस हैं, डूंगरगढ़ के बड़े फेमस हैं, 10-10 रुपए के बड़े बसों को जो आप जयपुर से यहाँ से जो आते हैं उनको देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, वो सड़कों के किनारे बड़े लगाते हैं। उन 50-60 गाड़ों को सर्विस लाइन के नाम पर तोड़ दिया। ठीक है, सर्विस लाइन बनेगी, शहर का सौंदर्यीकरण होगा, एम्बुलेंस भी जाती है, जो बड़े एक व्यवस्था बनती है। लेकिन मैंने वो जो उन्होंने मुझे कहा
तो मैंने कई लोगों से चर्चा करी, वो कह रहे हैं यार ये तो सर्विस लाइन है, चौड़ी होगी, ये तो गाड़ी जबरदस्ती लगा रखे हैं। तो मैंने कहा सर्विस लाइन चौड़ी होगी तो आप वो जो अवैध कब्जे पड़े हैं पूर्व विधायकों के, उनको हटाओ पहले, बड़े आप लास्ट में हटाओ। पूर्व विधायकों के जो सड़क पे कब्जे पड़े हैं, जो वन विभाग की जमीन के अंदर पूर्व विधायक कब्जा करके बैठे हैं, और वन विभाग की जमीन को मतलब एक गाड़ी खड़ी होती थी, इतनी जगह थी, आज 100 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो रही है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो मन मसोस के जो राजनीति जो कर रहे हैं, अब कई बार हमारा पुलिस से टकराव होता है, तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम यही है कि जो भी मुद्दा है उसको शांत कर दो, जो भी मुद्दा है उसको शांत कर दो। तो अगर आपको या तो आप फिर पुलिस के साथ मिल जाओ, अगर आपको जनता की आवाज उठानी तो आपको पुलिस से टकराव होगा, क्योंकि पुलिस के पास एक ही आदेश होता है कि जो भी मुद्दा है उसे शांत कर दो। कोई आदमी मर गया तो शांत कर दो, अगर कोई हंगामा हो गया तो शांत कर दो, कोई हक की बात कर रहा है तो शांत कर। आप देखो पुलिस का काम, देखो आप गढ़साना के अंदर जो आंदोलन हुआ था, पुलिस किसानों पे गोलियां नहीं चलाई थी, जो गुर्जर आंदोलन हुआ उसमें किसान मरे नहीं थे। तो ये जो दमनकारी सरकार पुलिस को आगे करती है, सरकार हर बार पुलिस को आगे करती है, प्रशासनिक अधिकारियों को आगे करती है, झूठी वार्ताएं करती है। तो इन सब चीजों को किसानों को समझना होगा। अभी हमारे क्षेत्र के अंदर जो मांग चल रही है, जो 6 घंटे बिजली, 6 घंटे बिजली अगर सरकार आगामी 72 घंटे के अंदर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शुरू नहीं करेगी, बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे। ऊर्जा मंत्री की गाड़ी को अगर हम श्री डूंगरगढ़ घूम चक्कर से नहीं जाने देंगे, पूरा टकराव करेंगे, प्रत्येक जीएसएस को घेराव करेंगे, बिजली विभाग के जितने भी सब स्टेशन 220 जितने भी हैं उन सब का घेराव करेंगे। 6 घंटे बिजली लेंगे, किसानों की बुआई का समय किसी भी हालत के अंदर हम सहन नहीं करेंगे। अशोक गहलोत इस बात की हमारी चेतावनी को समझे कि सड़कों पे उतरेंगे, पूरे हक को लेंगे, गांव-गांव से निकल कर और बिजली हमारी पूरी लेंगे, फसल बीमा का क्लेम पूरा लेंगे, उसके लिए गांव-गांव अलग जगाएंगे। कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, अगर किसानों के साथ में अगर धोखा और खिलवाड़ करेगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। और मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, आरजे टीवी 24 और आपकी पूरी टीम को, कि आपने मजबूती के साथ में जो आप राजस्थान के अंदर युवाओं की आवाज उठा रहे हो। देखो आज युवाओं की आवाज को कोई नहीं उठा रहा है, युवाओं की आवाज को कुचला जा रहा है। अगर कोई बोलना चाहे नौजवान पहले देखो आप, मैंने देखा कई ट्विटर पे लोग लिखते थे कि फेंक जहां तक भाला जाए, तेजा का वंशज है, क्यों ना दंभ पाला जाए। अब नहीं देखता मैं, क्यों? अगर कोई युवा बोलना चाहता है तो उसको सरकारें दबा लेती है, किसी भी प्रकार से अलग अलग प्रकार से दबा लेती है। तो युवाओं की आवाज को आप जो मुखर कर रहे हो प्रदेश के अंदर, तो युवाओं को आप मजबूती प्रदान करें। नौजवान नेताओं को जितने भी हैं उनको मेरा एक संदेश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और गांव के सम्मान के प्रति लोगों को आगाह करें, प्रदेश में अपराधियों से दूर रहें। और सोशल मीडिया के इस युग के अंदर ये बड़ा, मोबाइल जितना फायदेमंद है उतना घातक भी है। अभी जो 24-24 घंटे इतने आंदोलन हो रहे हैं, इस सड़क पे आंदोलन कम होता है, इस मोबाइल पे 24 घंटे आंदोलन चलते रहते हैं। ये तो बढ़िया रहा, देश की आज़ादी के अंदर ये मोबाइल नहीं था, नहीं तो ये भी चलता कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि देश आज़ाद हो जाए। ये सच्चाई है। तो नौजवानों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें, नकारात्मक उपयोग न करें। मोबाइल से कुछ समय तक जुड़कर उसके बाद में सड़क पर संघर्ष करें, पढ़ाई पर संघर्ष करें, परिवार को समय दें और सामाजिक जीवन के अंदर और एक समरसता का माहौल पैदा करें। मैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हो, चाहे माकपा के हो और चाहे बसपा के हो, किसी भी दल के, चाहे जितने भी प्रदेश के अंदर पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के नेताओं के भाईचारे का वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रदेश की जनता ने आपको नेता बनाया है, आप जनता के माध्यम से चुने हुए नेता हैं। आप सब लोग समरसता के साथ में, एकजुटता के साथ में प्रदेश के विकास के लिए काम करें, क्योंकि जनता पार्टियां नहीं देखती, जनता आपके चेहरे को देखती है, जनता आपके विकास के कामों को देखती है और जनता आपकी सक्रियता और आपकी जागरूकता को देखती है। मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर एक जाजम के साथ में, एक मंच के माध्यम से इस राजस्थान प्रदेश और प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए काम करें। राजस्थान को देश के अंदर एक विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करें और नौजवान आगे बढ़े। नौजवानों को एक बार पुनः मैं इस आपके चैनल के माध्यम से किसानों, जवानों का और आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राम राम साहब। तो ये थे हमारे साथ श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर विवेक माचरा जी। एक बात बहुत ही अच्छी कही युवाओं के लिए
कि ये जो सोशल मीडिया पे जो गैंगस्टर के साथ में आप ये फ़ोटो खिंचवाते हो, उनको आइडियल मानते हो, इनको आइडियल ना मान के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को इनको आइडियल माने। और एक बात उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर जो बात कही कि 24 घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इनको बहुत कम यूज़ करें, लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कीजिए, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम आ रहा हो तो उसके लिए यूज़ कीजिए। कुछ टाइम जैसे फेसबुक व्हाट्सएप चला लिया तो कुछ टाइम लिमिटेशन रखिए उनके लिए। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे आपको माइंड को वॉश करेगा, ब्रेन को वॉश करेगा, ये किसी चीज़ के लिए काम नहीं आएगा। जितना आप इसका IQ लेवल है वो कमज़ोर होता जाएगा। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है। आप तब तक के लिए RJTV24 देखते रहिए। और RJTV24 ऐसे ही एक नौजवानों की सीरीज चला रहा है जिसमें हर दिन एक नए नौजवान के साथ वार्तालाप करता है, उनकी तथ्यों को जानता है, वो कैसे संघर्ष से निकला है, कैसे बात करता है और कैसे उनके विचार हैं उनको बारे में बात करता है। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नौजवान के साथ, तब तक आप देखते रहिए RJTV24। और RJTV24 के माध्यम से हम एक और बात करना चाहेंगे, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उसके साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।